नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल जबलपुर की विशेष न्यायालय में पैरवी करने शनिवार को पहुंचे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा 10 करोड़ के महाहानि मामले में विवेक तनखा के बयान दर्ज कराने पहुंचे कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बाकी लोगों के साथ हुआ है वही मुख्यमंत्री के साथ होगा। मानहानि का मुकदमा ही नहीं है तो सरकार मानहानि का मुकदमा है कि जो कहा गया इतना झूठा था और झूठ को फैलाया गया, जानबूझकर फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया है। 3 लोगों की कॉन्स्पिरेंसी है, तीनों आरोपी हैं। उम्मीद है कि उन्हें सजा होगी। ऐसे मामले में कोई दूसरा होता तो तुरंत को गिरफ्तार कर लिया जाता। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता निवेशक तनखा ने 10 करोड़ की मानहानि का मामला किया है। अभी दिल्ली दूरस्थ, वैसे आज जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो बाकी लोगों के साथ हुआ है हमें विश्वास है कि वही मुख्यमंत्री के साथ होगा। और जो वो तो खैर मानहानि का मुकदमा है ही नहीं, ये तो सरासर मानहानि का मुकदमा है कि जो कहा गया वो इतना झूठ था और झूठ को फैलाया गया और जान के फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया, कंस्पिरेसी थी, 3 लोगों की कंस्पिरेसी थी, तीनों अक्यूज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि सजा होगी। और ये उनसे पूछिए जिन्होंने गिरफ्तारी करनी है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसे मामले में कोई और आदमी होता तो तुरंत गिरफ्तार भी हो जाता, उसी समय गिरफ्तार हो जाता, इनफैक्ट जनवरी में गिरफ्तार हो जाता। ये तो इतनी देर की इन लोगों ने, और अभी उन बेचारों की बिजली काट दी, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया वहां जंतर मंतर में। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंसाफ होगा। नहीं होगा तो 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगा होगा। कैसे संज्ञान लेगी? जो सरकार के खुद के मंत्री लोग ही ऐसा काम करते हैं, कहां से संज्ञान लेगी? ये तो मैं कई मैटर्स में मैं कई पेशियां कर चुका हूं खुद ब खुद, और जो अगर आप बयान पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई करेक्ट करता ही नहीं है, कुछ सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि सरकार को राजनीतिक फायदा होता है इससे। जैसे ही बंटवारा होगा समाज का, फायदा आपको मालूम है सरकार को जाएगा, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते। और वहां जो राज्य सरकारें की अपनी सरकारें हैं, वहां कुछ करते नहीं है, वहां इनको बढ़ावा मिलता है और फिर आपको मालूम है कि इसके पीछे सोच क्या है। तो क्रांति कौन सी है? हम सोचते हैं कि आप भी वहां इंसाफ के सिपाही बनोगे हमारे लिए। इंसाफ का सिपाही तो कोई भी बन सकता है, कोई भी नागरिक बन सकता है जहां बेइंसाफी। और मैं आप पे देख रहा हूं कि आपके चैनल्स में कितनी बेइंसाफी होती है पत्रकारों के साथ, तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप भी हमारे लिए कभी खड़ा हो जाइए, दिखा दीजिए हम क्या कहते हैं। जो डर माहौल बनाया हुआ है लगातार। अरे हम नहीं डरते, ना किसी से डरते हैं, न डरेंगे, ठीक है ना। सर, ईवीएम मशीन के बारे में आपने मामला उठाया था, आगे क्या स्थिति रहेगी? अब देखो, इलेक्शन कमीशन हमें बताती ही नहीं कुछ, अब हम क्या करें? तो अल्टीमेटली तो देखिए, संविधान तभी चल सकता है जब सब संस्थाएं ईमानदारी से काम करें, ठीक है। और अगर यहाँ जो हम देख रहे हैं संस्थाएं, चाहे वो गवर्नर की पद क्यों ना हो, और चाहे वो ईडी क्यों ना हो, सीबीआई क्यों ना हो, वाइस चांसलर क्यों ना हो, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें तो इतनी गिरावट आ चुकी है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि ये लोकतंत्र कुछ सालों में रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। मैंने नहीं छोड़ा भैया, मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, आप गलतफहमी में हैं। मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी। पार्टी छूट जाए तो क्या हुआ? लड़ाई तो मेरी वही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पार्टी में हूं या नहीं हूं, मैं वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था, और आप इंडिपेंडेंट होकर कर रहा हूं। मैं काहे को भी विवेक जी के साथ आया है, इसलिए आया हूं ना कि मुझे और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो कभी चुनावी मैदान में भी देख सकते हैं, कभी चुनावी मैदान में भी देख सकते हैं। मुझे 75 साल की उम्र में मुझे ना चुनाव से लगन है, ना पद से लगन है, मुझे इस संविधान से लगन है। और भारत आगे बढ़े, जो सही अमृत काल हो भारत का, उससे लगन। उनसे पूछिए जिन्होंने गिरफ्तारी करनी है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसे मामले में कोई और आदमी होता तो तुरंत गिरफ्तार भी हो जाता, उसी समय गिरफ्तार हो जाता, इनफैक्ट जनवरी में गिरफ्तार हो जाता। ये तो इतनी देर की इन लोगों ने, और अभी उन बेचारों की बिजली काट दी, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया वहाँ जंतर मंतर में। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंसाफ होगा। नहीं होगा
तो एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगा हुआ है। कपिल जी, कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं आप अभी केस के? मुझे फिलहाल तो इस सरकार का भविष्य बुरा लग रहा है। Sir, is there any ray of hope that Sibal sir returns to Congress in the future? I cannot, because I made a public statement that I'll never join any political party. Sir, I made a public statement 1 year ago, so there's no question. I may not be in the Congress party, but I'm a congressman. sir, head speech को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सर कांग्रेस पार्टी के नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आज जेडीए कार्यालय का घेराव किया गया है, जहां बड़ी तादाद में पहुंचे कांग्रेसियों के द्वारा जेडीए कार्यालय के सामने धरना देते हुए जेडीए के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जेडीए में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें आम नागरिक खासा परेशान है। जेडीए के अधिकारी रुपयों की बंदरबाट में लगे हुए हैं। कार्यालय में जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। वहीं जब हमारे कांग्रेस के नेता मनोज नामदेव किसी काम से जेडीए गए, तब उन्होंने देखा कि कार्यालय में अधिकारी शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। माफी मांगे और अगर वो हमारी बात तो सुने। आप अगर बात करें तो बात वो अच्छे से कर लेंगे, जब ये बात करेंगे तो हमें लगता कौन प्रतिनिधिमंडल करेगा? हमारा लीडर यही है आज का। कांग्रेस पार्टी देखिए, जबलपुर का सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग और सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा आज जबलपुर विकास प्राधिकरण का दफ्तर हो गया। एकल खिड़की की व्यवस्था की गई कि जिससे जेडीए के जो खाताधारी हैं, जो प्लॉटधारी हैं, वहां पर अपने कागजातों की जो आवश्यकता होती है उसको दुरुस्त कर सकें। लेकिन इस व्यवस्था से जो जेडीए का सीईओ है प्रशांत श्रीवास्तव, यहाँ के जो बाबू हैं, यहाँ के जो चपरासी हैं, उनकी जो जेबें गर्म होती थी वह ठंडी पड़ गई। जब हमारे मनोज नामदेव जी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनको इस बात की शिकायतें लोगों ने, प्लाटधारियों ने करी, तो यहाँ पर ज्ञापन देने हुए कल आए थे कि ये इस व्यवस्था को क्यों गड़बड़ किया जा रहा है और क्या है। जब मनोज नामदेव जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सीईओ और जितने बाबू वहाँ पर है, दिन दहाड़े वहाँ पर शराबखोरी कर रहे थे, लोगों का तांता लगा था, वहाँ पर पैसे की बंदरबाट हो रही थी। इस बात को देखते हुए जिस तरीके से वहाँ पर कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें कोई विघ्न डालने आ गया, वे आवेश में आके मनोज नामदेव जी और उनके साथ एक विकलांग साथी जो खुद भी प्लाटधारी है, उससे 15-20 हज़ार रुपये की मांग की गई थी। उनको धक्का देते हुए वहाँ से निकाला गया, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज उनके कैमरे में दर्ज है। साफ तौर पे जेडीए जो है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। स्कीम नंबर 14 जबलपुर की, जो कि गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, सरकार ने उसको मुक्त भी कर दी है एक्विजिशन से। उसके बाद अगर आदमी वहाँ पर एनओसी लेने जाता है तो वहाँ के प्लाटधारियों से 10 लाख 15 लाख सीईओ लेता है, उनके बाबू कर्मचारी 1-2 लाख लेते हैं, चपरासी 20 से 25 हज़ार रुपये लेता है। बल्कि इसके विपरीत जो व्यवस्था है कि जो जेडीए से जो स्कीम मुक्त हो जाती है, 24 घंटे के अंदर प्लॉटधारी को एनओसी मिलने का उसका अधिकार है, मगर वो एनओसी ना देते हुए उन प्लॉटधारियों को लूटा जाता है। इसी लूट से घबराते हुए कल 19 तरीके की घटना करी। आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सीईओ का मुंह काला करने और उनको आगाह करने की जबलपुर की धरती में जबलपुर के जो प्लॉटधारी है उनसे दलाली नहीं चलेगी। तुम्हारी जो दिन की शराबखोरी है इस दफ्तर के अंदर वो नहीं चलेगी। इस सबको मुक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर धरने पे बैठी है। फीडबैक लूट केस में क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाने की मिली सफलता, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से घटना में प्रयुक्त 2 अपाचे मोहम्मद फर्जी आधार कार्ड बरामद। बिहार से जुड़े घटना के तार मामले के सभी आरोपियों को हुई पहचान। 5 राज्यों के 20 शहरों में आरोपियों की तलाश। 4 आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार की जा रही थी। संभवतः शहरों में दबिश। पुलिस की 8 टीम लगातार आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना में कर रही थी तलाश। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर बिहार और पश्चिम बंगाल जेल में हुई थी लूट की प्लानिंग। जेल में बंद है मास्टर माइंड। लालच देकर नए लड़कों की टीम करते हैं तैयार। हाँ, नहीं, इसकी पहली फुटेज तो बैंक की अवेलेबल हुई थी, जिसमें इनके कपड़े और उसके बाद जो भागते समय इनकी बाइक्स की शिनाख्ती हुई थी। उसको फॉलो करते करते हम लोग विदिशा और सीहोर में जहाँ ये रुके हुए थे वहाँ पर भी पहुँचे। इनकी बाइक एक जगह ख़राब हुई थी, उन्होंने बाइक रिपेयर करवाई थी एक शॉप में, वहाँ पर इनकी फुटेज काफ़ी क्लियर आई थी। तो जो आरोपी राजा हमने पकड़ा है उसकी फुटेज सबसे अच्छी हमें उसी मैकेनिक की दुकान पर ही उपलब्ध हुई थी।
उसके बाद बाकी और जो साक्ष्य मिलते गए उनके आधार पर हमने इनकी शिनाख्ती की थी और फिर इनका पता लगा कि ये बिहार के रहने वाले हैं, तो वहाँ लोकल की पुलिस से जो इनके रिकॉर्ड निकलवाए उससे इनके बारे में पता लगा और फिर इनको पकड़ा गया। परिवार से बिलोंग करते हैं? बाहर से लेके आए थे, बिहार से लेके आए थे। ये कैसे पता? वो बहुत सारी बैंक जहाँ कम भीड़ होती है और यही बैंक कैसे क्यों टारगेट? वो दरअसल ये लोग 15 दिन पहले आए थे, 15 मार्च के आसपास आए हुए थे और टुकड़ों में आए थे। पहले 2 लड़के आए, उन्होंने आके विदिशा में एक होटल में रुके, वहाँ की फुटेज अवेलेबल हुई इनकी। उसके बाद कुछ लड़के इनके साथ के जो बाइक्स और कट्टे लेकर आए वो इनसे सीहोर में मिले, ये सब साथ में सीहोर में एक साथ कुछ दिन वहाँ रहे। तो ऐसा कोई अलग से प्लान करके किसी एक बैंक को चिन्हित नहीं किया था, पर रैंडमली इन्होंने बैंक में जो बैंक लगा कि जिसमें चोरी करना या लूट करना आसान होगा उसमें से एक बैंक को उन्होंने चिन्हित कर लिया और वहाँ पर ये घटना साबित की। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार की जो बदमाश हैं इन्होंने भोपाल ही को चुना? इसका ऐसा कोई बहुत स्पेशल कारण नहीं था इन लोगों का, लेकिन इनका ये कहना था कि यूपी और बिहार में इनके ऊपर पहले से भी इनके अपराध हो चुके हैं और भोपाल आना इनके लिए इजी होता है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ से भागना इजी है। और भोपाल पुलिस के लिए ये पता लगा पाना कि बिहार के लोग यहाँ आकर ये घटना कारित करना ये मुश्किल होता है, लेकिन इसमें क्राइम ब्रांच की जो टेक्सल है उसने थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार इस पूरे मामले पे इन्होंने अपने काम करते करते इस आरोपी को जयपुर से पकड़ा है। पहले भी कभी सर वारदात करी क्या इन्होंने? नहीं, इसके पहले इनका मध्य प्रदेश में अभी कहीं कोई और रिकॉर्ड नहीं मिला है। लोकल कोई इन्फॉर्मर इनका कोई मदद कर सकता? नहीं, लोकल अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मर नहीं मिला है। जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इसको प्लान किया है, जब तक उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक बताना मुश्किल है। कार्ड के बारे में बता रहे थे कि वो लोग नॉर्मली जो उसके बारकोड और प्रिंट आउट होते हैं वो तो शॉप से यहाँ वहाँ से ये लोग फोर्ज कर लेते हैं और फ़ोटोज़ तो किसी भी शॉप पे लोग जाके ऐड कर लेते हैं, तो वो इनके लिए इशू नहीं था। इनके लिए इशू ये था कि ये भोपाल में इस पूरे सामान को लड़कों को भेज के इकट्ठा करवा के ये घटना करवा पाते, तो वो इनके लिए चुनौती थी। जैसे नए लड़कों को वो लोग तैयार करते थे, कितने लोगों के उन्होंने बनाए हैं? अभी वो जानकारी चूँकि वो मास्टरमाइंड हमारे पास नहीं है, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी तब तक नहीं पता लग पाएगा। इसी तरह की कोई वारदात पहले कभी कर चुके हैं? नहीं, भोपाल में इसके पहले कभी कुछ नहीं। भोपाल के ईरानी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाके वारदात को अंजाम देते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सब जगह पर। सर उनसे कोई तारा कनेक्शन? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कोई भी साक्ष्य जो है भोपाल में इनके किसी लिंक का नहीं मिलता है। हाँ, वो जो गैंग जिसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उनकी 4 घटनाओं के नाम आए हैं जो रिसेंटली बिहार में हुई हैं, लूटें और डकैतियाँ, जिसमें एक बैंक में गार्ड की हत्या भी हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें इनके तार उनसे जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं, पर वो भी अभी चूँकि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, वो केवल जो आरोपी पकड़ा है उसके बयान के आधार पर है, तो उसके अभी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन चारों को जो सनी सिंह है जो जेल में बंद है, उसने ही इन चारों को तैयार किया था और ये लोग यहाँ आकर ही मिले हैं सीहोर और विदिशा में। नहीं, भोपाल में ऐसा कोई इनका कोई पनाहगाह या कोई लिंक इनका अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि संभावना ऐसी जताई जा रही है पूछताछ में कुछ? अब ये विवेचना का विषय है, इसमें अभी कहना मुश्किल है कि हो सकता है कोई लिंक हो, पर अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसका। और भी जगह पे चोरी करते थे, गोल्ड अच्छे बैंक लोन के इससे ज़्यादा मणप्पुरम वगैरह। हाँ, वो ऐसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे और भी कई लोन गोल्ड लोन वाले बैंक चुन सकते थे, लेकिन उनके हिसाब से ये सुरक्षा कम लगी इस बैंक की। ये मेन रोड पे ये बैंक निकलने के लिए, लूट करने के लिए आसान था, इसलिए ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था इस बैंक को चुनने का, उन्होंने रैंडमली ही चुना था। क्या कोई कर्मचारी या कोई रेकी वगैरह पहले भी लेके? नहीं, हाँ, रेकी वो करके गए थे। 10 दिन पहले भी उन्होंने बैंक में आके बैंक के बारे में पता किया था, यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, बाहर गार्ड रहता है, उसके पास वो आर्म्ड है कि नहीं है, ये पता किया था, पर बाकी और ऐसी कोई रेकी नहीं की। 5 अप्रैल की ये एक थाना पिपरानी क्षेत्र की घटना है, जिसमें फेडरेशन बैंक की जो गोल्ड लोन की शाखा है उसमें डकैती का प्रयास हुआ था और इस संबंध में जो आगे की विवेचना की गई, तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि हमारी टीमें रवाना हुई थी और जो आसपास के क्षेत्र थे जहां पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम लोगों ने करीब 4 आरोपियों को जो है उनकी शिनाख्ती की थी। इसके बाद जो फुटेज मिलते गए और भी साक्ष्य मिलते गए, उनके आधार पर जो
हमारी टीमों ने काम किया। उसमें एक आरोपी जिसको हमने जयपुर से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है प्रशांत झा उर्फ राजा, और ये बिहार का रहने वाला है। और इसने पूरी घटना स्वीकार की और जो भी घटना उस दिन कारित हुई थी उसके बारे में भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ जो 3 लड़के और थे वो भी इसके साथ बिहार के ही रहने वाले हैं। उनमें से 2 के ऊपर और इस प्रशांत झा के ऊपर पूर्व में ही लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। जैसा कि इसने आरोपी ने बताया है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो बिहार के बेऊर जेल में एक अपराधी बंद है सनी सिंह, जिसने इस पूरी घटना को करने के लिए इन लोगों को बाइक्स, कट्टे, पैसे और पूरा एक प्लान उपलब्ध कराया था। और उसका एक साथी और है जो बंगाल के कोलकाता जेल में बंद है नियंतक। इन दोनों ने ही इस पूरी घटना को प्लान किया था और इन चारों लड़कों को बाकायदा पैसे और रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर ये घटना कारित करने के लिए भोपाल भेजा था। इस घटना के पहले ये लोग विदिशा और सीहोर में आके रुके थे और बीच बीच में भोपाल में आकर रेकी कर रहे थे इस घटना को कारित करने के लिए, और उन्हीं फुटेज की मदद से इनको हम लोगों ने पकड़ा। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले। उन्होंने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जबलपुर के खाद्य तेल व्यापारी की अखिल ट्रेडर्स के नाम से दुकानें हैं। कोरोना काल में शासन के कहने पर उन्होंने दमोह से 21 लाख रुपए कीमत का खाद्य तेल मंगवाया था, जहां खाद्य तेल दमोह से हो चला, लेकिन विदिशा जिले के डोंगा थाना क्षेत्र में ट्रक को रोककर सारा तेल खाली कर दिया गया है, जिसके बाद वाहन में आग लगा दी गई है। पुलिस द्वारा यह मामला आगजनी का बताया गया है, लेकिन पूर्व नगर अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की कारगुजारी के होने पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उक्त तेल की लूट की गई है। गृह मंत्री जी से हमारी दूसरी मुलाकात है उसी विषय को लेकर। पिछली बार भी ये अप्रैल के माह में 2022 में आए थे, तब भी हमने उनको आवेदन दिया था। जबलपुर का एक खाद्य तेल व्यापारी है जिसकी फर्म अखिल ट्रेडर्स है, जिसने कोरोना काल के समय प्रशासन के कहने पर वो दमोह से खाद्य तेल मंगाया था, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए की होती है। और वो खाद्य तेल आया वहाँ से चल के, और विदिशा ज़िले के तोंदा एक थाना है जो सागर की बॉर्डर से ज़िले की लगी हुई है, वहाँ पर उस खाद्य तेल को खल के खाली करके बेच दिया जाता है और खाली ट्रक में आग लगा दी जाती है और केस जो है आगजनी का बना दिया जाता है। मतलब पूरे के पूरे 21 लाख खाद्य तेल की चोरी की गई है। और उस चोरी की गई जब कोरोना काल चल रहा था, उसी समय उस व्यापारी के भाई की मृत्यु हो जाती है कोरोना काल के समय। फिर उसके बाद वो थाने में FIR दर्ज कराने जाता है, SP से संपर्क करता है, इवन DGP साहब से भी संपर्क किया और गृह मंत्री जी से भी यहाँ संपर्क किया, परंतु 21 लाख रुपए के खाद्य तेल की आज तक जब्ती नहीं हुई। गृह जिला मुख्यमंत्री जी का है। मुझे तो लगता है कि वो जो अपराधी हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, या मुख्यमंत्री का जिला गृह हो सकता है। जिस गृह जिले के मतलब मुख्यमंत्री हों और उस गृह जिले में इतनी बड़ी घटना घट जाए और आज 2-2, 3-3 साल होने को जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब उनका मुख्यमंत्री को भी संरक्षण है। आज मैंने पुनः गृह मंत्री जी को यहाँ पर ये आवेदन दिया है। अब देखना ये है कि गृह मंत्री जी कितना उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। अगर कार्रवाई हुई तो प्रमाणित हो जाएगा, नहीं तो वरना मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये जालसाजी हो रही है। हर्निया बीमारी का बेहतरीन इलाज करने के लिए और इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर जबलपुर सर्जन एसोसिएशन व लाइफ मेडिसिन हॉस्पिटल के तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन लाइफ मेडिसिन हॉस्पिटल आगा चौक में किया जा रहा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सर्जन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में शामिल हो रहे हैं। जानकारी लाइफ मेडिसिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मुकेश श्रीवास्तव ने दी है। वह इस अवसर पर निःशुल्क हर्निया कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है हर्निया के ऊपर जानकारी देना। हर्निया बीमारी जो एक सर्जिकल बीमारी है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। हर्निया जैसे कि सबको विदित है, बहुत कॉमन है
बहुत आम पॉपुलेशन में होती है जी। सामने अच्छा, तो इसमें हमको हर्निया में सर्जरी की बीमारी होने से इसकी विधि जो है अब सिर्फ दूरबीन के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसके चांसेस फिर से होने के बहुत कम हो जाते हैं। और मरीज को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बगैर टाँके या मिनिमम 1 या 2 टाँकों में ये ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के साथ साथ उसको 3 दिन में घर जाने की छुट्टी मिल जाती है और वो 4 से 5 दिन में अपने काम पे वापस जा सकता है। तो अभी जितना भी सर्जरी है जो भी हम देख रहे हैं वो सब मरीज के बेनिफिट के हिसाब से हो गई है। तो उसी सर्जरी के नए जो ज्ञाता हैं वो डॉक्टर भंडारकर, दीपराज भंडारकर, जो हमारे हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर मनीष बैजल जो दिल्ली से आए हैं मैक्स हॉस्पिटल से, ये इसके हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो इसके अलावा हमारे लगभग 14 अन्य फैकल्टी विभिन्न अलग जगह से, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल और अन्य जगह से आ रहे हैं। तो इन सब के साथ हम ये 2 दिन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें एक दिन हमारा डॉक्टर्स के बीच में सर्जन्स जो सभी आ रहे हैं डिस्कशन होगा, सभी नई विधियों के बारे में जानकारी विभिन्न हमारे एक्सपर्ट देंगे। और दूसरे दिन मतलब इतवार के दिन हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में सर्जरी होगी, जिसमें हमारे विभिन्न विशेषज्ञ ये विभिन्न जो तरह के हर्निया होते हैं उनका ऑपरेशंस दूरबीन के द्वारा, लेप्रोस्कोप के द्वारा, लेज़र के द्वारा करेंगे। और इससे हमारे ना सिर्फ मरीजों को बेनिफिट मिलने वाला है, हमारे जो आने वाले सर्जन्स हैं और जो हमारे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं जो इस शहर में जो ये काम करना चाहते हैं, उनको आगे नॉलेज बढ़ेगा और नई जानकारियों के साथ वो हमारी जबलपुर की और आसपास की जनता को ये नई विधि का लाभ दे सकेंगे। जबलपुर में होमगार्ड के एसडीआरएफ के गेस्ट हाउस भवन का आज उद्घाटन किया गया है। महानिदेशक होमगार्ड पवन जैन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एक गेस्ट हाउस में पुलिस हाउसिंग द्वारा निर्मित करवाया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी यहां पर रुक सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग में आने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि यह होमगार्ड का सबसे पुराना गेस्ट हाउस है, जो 1947 में होमगार्ड के गठन के बाद ही मुख्यालय जबलपुर है। पूर्व में डीजीपी होमगार्ड यहीं बैठते हैं, लेकिन 1992 के बाद डीजीपी भोपाल से बैठने लगे के बावजूद इसके होमगार्ड का मुख्यालय अभी भी जबलपुर में मौजूद है। आज मध्य प्रदेश होमगार्ड के नए एसडीआरएफ भवन का यहाँ पे आज लोकार्पण किया गया है और पुलिस हाउसिंग ने इसको निर्माण किया है। इसमें जो हमारे अधिकारी जो आपदा प्रबंधन में काम करते हैं होमगार्ड एसडीआरएफ के, उनको यहाँ रुकने की एक सुविधा मिलेगी और उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पे मंगेली में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो बन रहा है, तो जो भी अधिकारी और जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन आएंगे उनको रुकने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये होमगार्ड का बहुत पुराना कार्यालय है। 1947 में होमगार्ड के गठन के बाद से कमांडेंट जनरल और डीजी होमगार्ड यहीं पे उनका मुख्यालय होता था। 1992 के बाद डीजी का कैंप ऑफिस भोपाल में है, लेकिन मुख्यालय अभी भी जबलपुर में है। तो मुख्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी आते हैं बाहर से और जो भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय स्तर का जो बनने जा रहा है मंगेली जबलपुर में, उसको रुकने के लिए एसडीआरएफ के लोगों के लिए यहाँ पे एक सुविधा हम लोगों ने प्रदान की है। और पुलिस हाउसिंग ने 1 साल के अंदर बहुत ही आधुनिकतम सुविधाओं वाले इस भवन का निर्माण किया है और इसका भी सेकंड फेज़ में हम लोग और निर्माण कराएंगे। और जैसे ही ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनेगा तो जो भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक आएंगे उनको भी रुकने की सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। नरेला विधानसभा के गरीब बच्चियों की सामूहिक शादी कराएगी मजलिस ऑल इंडिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमन पार्टी मध्य प्रदेश के फायरब्रांड नेता जनाब फरीजादा तोकीर निजामी साहब के नेतृत्व में नरेला विधानसभा में मुस्लिम बच्चों की शादी निकाह होने जा रहा है, जिसमें आईएम पार्टी की जानिब फ्री में लड़का लड़की को मुनासिब जरूरी सामान दिया जाएगा और लड़का और लड़की की तरफ से 50-50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। उनके खाने की व्यवस्था
भी मजलिस भोपाल टीम करेगी। लड़का और लड़की का एक एक फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एड्स प्रूफ की फोटोकॉपी लाकर पार्टी के नरेला विधानसभा ऑफिस में 2 सोनिया गांधी कॉलोनी, मेन रोड, चौराहा, ऐशबाग, भोपाल में जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपने जैसा देखा होगा पूरे देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लोकप्रिय सांसद ने जो हैदराबाद में एक मॉडल सेट किया, वैसे ही हम लोग अभी मध्य प्रदेश में भोपाल नरेला विधानसभा में उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो हमारे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश मुल्क के हालात किस तरह से हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस भोपाल टीम ने हमारी ये फैसला लिया है कि आने वाले कल में हम लोग नरेला विधानसभा में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके बेटे और बेटियां हैं, जो लोग शादियां नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है, तो कुछ एनजीओस, कुछ मस्जिद कमेटी और कुछ बहुत सारे लोगों को मिलाकर, जो कि नरेला विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, उनको सबको मिलाकर मजलिस, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसकी तरफ से हम लोग एक सामूहिक शादी निकाह का प्रोग्राम जो शरई तौर पर रख रहे हैं, जिसमें लड़का और लड़की का पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, उनके माँ बाप की पूरी डिटेल और आधार कार्ड, साथ में रेसिडेंस जो प्रूफ है उनका, वो यहाँ लाकर हमारे नरेला विधानसभा के ऑफिस पर जमा कराएं। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और लगभग पहली बार में हमारा जो कंप्लीट राउंड होगा, उस पहले कंप्लीट राउंड में हम लोग 100 बच्चे और 100 बच्चियों की शादी कराने जा रहे हैं, जिसमें हम उनके पूरे परिवारों को, जो जिनको भी वो चाहें बुलाएं, उनके खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त करेंगे और साथ में मुनासिब जो लिमिटेड सामान होता है, जो एक छोटे से परिवार को बसाने और चलाने के लिए होता है, हमारी मजलिस पूरी कोशिश करेगी कि हम वो सामान भी उनको मुहैया कराएं। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नरेला विधानसभा के पूरे जन तक आप फैलाएं, जिससे कम से कम वो लोग आकर जिनके बच्चे बच्चियां हैं उसका लाभ लें। गढ़ा थाना अंतर्गत एक विक्षिप्त महिला जेवर से भरा बैग ले जाती हुई जब लोगों ने देखा तो उन्होंने तत्काल ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अपनी अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की तो वह अकोला की रहने वाली है, यही बात बता पा रही थी। पुलिस ने अकोला पुलिस से संपर्क किया और आधार कार्ड में लिखे पते के आधार पर जब पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पड़ोसियों से जबलपुर में रहने वाले उनके जीजा का नंबर मिला, जिसके बाद जीजा को फोन किया गया। वहीं पुलिस ने जब जेवरों की जांच करवाई तो वह सारे नकली निकले। फिलहाल बाद में महिला के जीजा जब थाने पहुंचे तो विधिवत कार्रवाई करते हुए महिला को उनके साथ जाने दिया। सर, एक बच्ची को परिवार के साथ किया जा रहा है, क्या आज लगभग 12 बजे करीब 100 डायल को एक सूचना मिली कि कोई महिला जो है बैग वगैरह लेके घूम रही है, उसके जेवर वगैरह भी है और वो थोड़ा सा मस्तिष्क कम उसकी है बुद्धि में, और उसके तो तत्काल हमने 100 डायल वहाँ पहुँचे। 100 डायल ने यहाँ लेके थाने लाए तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर रजनी पटेल और हमारी महिला स्टाफ के साथ मेरे द्वारा पूछताछ की गई तो वो महिला केवल अपने जिया जी, भावेश जिया जी और लीना बहन का नाम बता पा रही थी और अकोला बता पा रही थी, इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही थी। और उस हम लोगों को जब वो हुआ तो अकोला में पुलिस कंट्रोल रूम अकोला से संपर्क करके वहाँ के कोतवाली के जो पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं मिस्टर कड़ू, उनसे चर्चा किया है। उनसे चर्चा करने के बाद पश्चात जो आधार कार्ड में एड्रेस था उसके आधार पर वहाँ के पुलिस ने ढूंढा। उनकी माताजी वहाँ पर नहीं थी, वे माँ बेटी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से पड़ोसियों के द्वारा उनकी एक बहन और है अकोला में रहती है, उनका नंबर लिया। उनके नंबर से जबलपुर में रहने वाले उस बच्ची के या उस महिला 32 वर्षीय महिला के जीजा जी का नंबर मिला और उनको फ़ोन करके अकोला पुलिस द्वारा भी बताया गया, हमारे द्वारा भी बताया गया। तो अब वो
आए हुए हैं लेने, और अभी हम उनको हैंडओवर कर रहे हैं। और ये जो महिला शक्ति टास्क फोर्स बनी है, ये इसीलिए बनी है कि महिलाओं को साथ में कोई शोषण या कोई ऐसी चीज़ ना हो, और खाने में हम लोगों की भी कोशिश होती है कि ऐसी कोई भटकी हुई महिलाएं या बच्चियां हैं, इनको समय पे सहायता करके उनके घर पहुंचाएं, और जिससे कि उनके साथ कोई अनहोनी या घटना ना हो। उसके जेवर जो थे उनको भी हमने यहाँ पर एक शराब की दुकान है उसमें भी चेक कराया, वो सभी आर्टिफिशियल थे, और फिर भी हमने अपनी एक सुरक्षा की दृष्टि से उन जेवरों को भी चेक कराए थे, और उनको सब कुछ सामान के साथ में हैंडओवर कर रहे हैं। ये बच्ची कितने दिनों से गायब थी? ये अभी कल परसों ही वहाँ से अकोला से आई है, आज सुबह संभवतः ये पहुँची है। अब ये बस से या ट्रेन से अब किस साधन से पहुँची, अभी ये जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।